हेलो बच्चों बच्चों वेलकम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत मज़े में हैं। अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा है, जो बेस्ट पार्ट है, उस बेस्ट पार्ट को हम लोग अब पढ़ेंगे। और वो पार्ट हमारा है कंस्ट्रेंड मोशन, यानी मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। बच्चों, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज यानी या कंस्ट्रेंड मोशन, जो भी कह लीजिए, ये एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने रखा जाएगा जहां पर कि आपके पास एक से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और किसी भी एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन के साथ इंटरलिंक्ड होगा। यानी अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो उससे कनेक्टेड जो दूसरा बॉडी है वो भी मूव करेगा। दूसरे बॉडी का मोशन या दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन या दूसरे ब्लॉक का मोशन पहले ब्लॉक के मोशन के साथ इंटरलिंक्ड होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा। तो इस तरीके से अगर हम बॉडीज के मोशन को, ब्लॉक्स के मोशन को देखें तो उसे हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। तो कंस्ट्रेंड मोशन हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो बिना फ्रिक्शन, यानी पहले जो सरफेस हमारा होगा उस सरफेस को हम लोग फ्रिक्शन लेस एज्यूम करके और अपनी सारी स्टडीज करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि फ्रिक्शन को भी इंक्लूड कर लेंगे और फ्रिक्शन को इंक्लूड करने के साथ साथ चीजों को पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात करेंगे। फ्रिक्शन लेस सरफेस की अगर बात करें तो हम लोग किस किस तरीके के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसको भी आप जरा समझिएगा। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रख देंगे, ब्लॉक्स को रख देंगे। उस ऑब्जेक्ट को अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ब्लॉक कहूंगा, तो ब्लॉक्स को रख देंगे। और उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर उसे आगे पीछे मूव कर रहे हैं, उस पर हम लोग फोर्स की बात करेंगे। फिर हम लोग जो ब्लॉक्स हैं उन्हें स्ट्रिंग के द्वारा अटैच कर देंगे और उसके बाद फिर उन्हें हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाकर आगे पीछे खींचेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे। फिर हम लोग इन्हीं ब्लॉक्स को जो स्ट्रिंग है से अटैच करके और उसे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाकर आगे पीछे मूव करेंगे, उस मोशन की, उस फोर्स की बात करेंगे। फिर हम लोग इंक्लाइन प्लेन यानी वेज के ऊपर ब्लॉक्स को रख देंगे और उसके मोशन की बात करेंगे। फिर हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे पुली के थ्रू अटैच कर देंगे, वेज के ऊपर रख दिया या पुली के थ्रू लटका दिया। इस तरीके के सवाल जो है हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में करने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग बहुत सिंपल तरीके के सवाल से करेंगे। जो सबसे पहला टाइप हमारा होने जा रहा है बच्चों, वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ब्लॉक केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो टाइप 1 हम लोग करने जा रहे हैं, ये टाइप 1 हमारा क्या होने जा रहा है? ये टाइप 1 हमारा है प्रॉब्लम्स ठीक है बच्चों। तो टाइप 1 हमारा है ब्लॉक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। किस तरीके के सरफेस पे हमने ब्लॉक को प्लेस कर रखा है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, एक एम मास का ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम इस डायरेक्शन में एक एफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कंस्ट्रेंट मोशन में जो पहला टाइप है जो कि कह रहा है कि एक ब्लॉक है या एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, उन्हें हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखेंगे और फिर फोर्स लगाएंगे। तो अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना, फ्री बॉडी डायग्राम यानी सिर्फ इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस को हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तब इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। और चूंकि ये सरफेस पर रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से ये एक दबाव बनाएगा सरफेस के ऊपर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पलटकर सरफेस का काम है इसके ऊपर की तरफ एक
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाना है। ठीक है बच्चों, और वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ये F अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने इस सरफेस को फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर रखा है। जब फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तब वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा आ जाएगा। तो चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन नहीं है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है वो mg फोर्स के बराबर होना चाहिए। और जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है आगे की तरफ, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये F फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव कराएगा a एक्सेलरेशन के साथ। सो देयरफॉर F जो है हमारा वो m इंटू a के बराबर होना चाहिए। सो a एक्सेलरेशन हमारा हो गया इक्वल्स टू F अपॉन m। क्लियर है? तो इस पे बेस्ड एक सवाल जरा देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और m को m ना कहकर इसको हम लोग 2 kg कह देते हैं। 2 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके ऊपर हम लोग 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, हम जानना चाहते हैं यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। जब फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, आप समझ लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं 2 kg का, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा किस तरीके से बनना चाहिए। देखिए 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस का नेट जीरो है। इनको हम लोग हर क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर अगर फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट है, तो उन सारे केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका बैलेंस्ड होगा। ये फोर्स आपको हर बार दिखाने की जरूरत नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ अभी जो हम केस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस का, भी फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया है? 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब इसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब इसका एक्सेलरेशन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है 4 न्यूटन। ये होता है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी कि यहां से 4 न्यूटन जो है बच्चों हमारा मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का? 2 kg इनटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा? 4/2, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये तो आपने पहले टाइप का क्वेश्चन देखा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा टाइप हमारा है कि हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक m मास का ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, और इसके ऊपर हम इस डायरेक्शन में, यानी जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर एक F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर F अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। हम जानना चाहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन, और ये ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन के साथ। अब यहां पर एक्सेलरेशन a हमारा क्या होना चाहिए? तो क्या करना है आपको? आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बच्चों ये जो m मास है, इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। ठीक है, ये जो फोर्स है इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा कंपोनेंट है ये? F cos थीटा। और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और नीचे की तरफ लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ इसका है F
साइन थीटा। ठीक है, और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया कि इस ब्लॉक का कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, तो सॉरी वर्टिकल मोशन नहीं है। तो वर्टिकल मोशन नहीं होने का मतलब क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, यानी जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ कितना फोर्स है, mg प्लस एफ साइन थीटा, है ना। ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है, ये बैलेंस्ड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ऑब्जेक्ट का मोशन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और ये एफ कॉस थीटा इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है ए, इसलिए m इंटू ए। यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन, क्लियर है। अब जरा इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक 5 kg के ब्लॉक को प्लेस कर रखा है, और हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि ये वर्टिकल से जो ये एंगल है ये आपका सपोज करें कि 30 डिग्री के बराबर है, और ये ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कोशिश करें, क्या बच्चों। ठीक है, तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया 5 kg का, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ इस सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है n। अच्छा, यहां पर देखिए हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा कंसीडर किया था, यहां पर वर्टिकल से एंगल थीटा है। क्या आंसर गलत आएगा? नहीं, गलत नहीं आएगा। यहां पर हॉरिजॉन्टल से था इसलिए कंपोनेंट cos थीटा था, यहां वर्टिकल से इसलिए कंपोनेंट sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री होगा, तो आप चाहे तो 30 डिग्री से कर लें तो sin 30 आएगा यहां पर कंपोनेंट, और 60 डिग्री से करेंगे तो cos 60 आएगा, दोनों की वैल्यू हाफ होती है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 sin 30 डिग्री, ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। तो हालांकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 sin 30 डिग्री, और ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 5 इंटू ए के बराबर है। तो 5a जो है वो आपका हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2 यानी कि 5। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या होगा, इस साइड 5 है, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। एक्सेलरेशन हो गया बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक स्टेप करके और सवाल के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। चलिए इसमें हम लोग तीसरे तरीके के सवाल को देखते हैं। अभी तक बच्चों हमने क्या कंसीडर किया था कि हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक है ना। उस एक ब्लॉक पर एक हमने कंसीडर किया कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, जो आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक था कि वो एक प्लेन में लाई कर रहा था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे थे, उसमें वर्टिकल कंपोनेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। अब हम लोग क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर कितने ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 2 ब्लॉक। एक ब्लॉक आपका है m1 मास का, और इसके साथ बिल्कुल चिपक कर दूसरा ब्लॉक है आपका m2 मास का। अगर ये दोनों ब्लॉक आपके रेस्ट पे होंगे, इस चीज को समझिए, इन केस
M1 and M2 are at rest, ठीक है। इन केस अगर M1 M2 दोनों रेस्ट पर हुए तो M1 मजे से अपने खुद बैठा हुआ है वहां पर, M2 भी अपने जगह पर बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे। यानी M1 M2 के ऊपर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा रहा है और M2 M1 के ऊपर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा रहा है। तो इन केस अगर दोनों रेस्ट पर होंगे तब फोर्स, इसको ऐसे लिख दे रहे, फोर्स ऑन M1, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, या फिर फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, दोनों जीरो होगा हॉरिजॉन्टल के अलावा, ठीक है। वर्टिकल के डायरेक्शन के अलावा तो ये फोर्स लगा ही नहीं सकते, वो तो ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्स लगेगा जो किसी काम का नहीं है अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक केस है, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई M1 M2 दोनों रेस्ट पर हैं, हालांकि चिपक के रखे हुए हैं लेकिन M1 M2 रेस्ट पर हैं, एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब लेकिन हम क्या कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं कि हम M2 के ऊपर F अमाउंट ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिस वजह से ये ब्लॉक आपका आगे की तरफ, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, क्या इसका एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए जो एक्सेलरेशन है, जो फोर्स है, टोटल फोर्स, वो क्या होता है, टोटल मास यानी M1 प्लस M2 इंटू नेट एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां से आपका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो निकल कर आ जाएगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। जब फोर्स लग रहा है तो ये दोनों इकट्ठे ही साथ साथ मूव करेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। यानी एक तरीके से कहिए कि इसकी वेलोसिटी जिस तरीके से चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी भी उसी तरीके से चेंज होगी। तो आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछ दिया जाए, वेलोसिटी के बारे में पूछ दिया जाए, एक ही बात है, दोनों का सेम ही रहेगा। अब जरा हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार किस किस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। भाई हमने तो फोर्स M2 पे लगाया है, तो M2 मूव करना चाहिए ना, M1 क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि M1 M2 के साथ कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, ठीक है, यानी कंस्ट्रेंड है। तो M1 का मोशन डिपेंड करेगा कि M2 के ऊपर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, या M2 का मोशन डिपेंड करेगा कि M1 के ऊपर हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले जरा मैं अलग अलग इनको बनाता हूं, ठीक है। चलिए इसी में फ्री बॉडी डायग्राम में अलग अलग बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। जो M2 ब्लॉक है बच्चों, ध्यान समझिएगा, M2 ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है। तो अगर ये M1 ब्लॉक नहीं होता यहां, तब तो M2 ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ता ना, लेकिन M1 ब्लॉक यहां पर है, तो M2 ब्लॉक को अब खुद अकेले तो आगे बढ़ नहीं सकता है कि भाई ये यहीं पर रहे और इसको आर पार करते हुए आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए M2 ब्लॉक को M1 ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ धक्का लगाना होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो M1 ब्लॉक है, इस वजह से जो M1 ब्लॉक है, M2 की वजह से M1 पर आगे की तरफ सपोज करें कि स्मॉल f अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि जो दूसरा ब्लॉक, जो M1 ब्लॉक है, वो M2 ब्लॉक पर आगे की तरफ धक्का लगा रहा है। तो इस M1 ब्लॉक पर क्या लग रहा है? आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स स्मॉल f में कह रहा हूं, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर M2 M1 पर आगे की तरफ स्मॉल f फोर्स लगाएगा तो M1 पलट कर M2 पर पीछे की तरफ एक स्मॉल f फोर्स लगाएगा, है ना। और ये आपका a एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, ये भी आपका a एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा। तो ये जो स्मॉल f है, ये जो स्मॉल f है, ये क्या है? ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है M1 के ऊपर। M1 के ऊपर F फोर्स नहीं लग रहा है, F फोर्स तो M2 के ऊपर लग रहा है। M2 जो है चूंकि M1 से कनेक्टेड है, इसलिए ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लग गया? F के बराबर लगाएगा? नहीं,
एफ फोर्स तो इस एंड पे लग रहा है ना, यहां पहुंचते पहुंचते जो इंपैक्ट है वो कुछ कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम फोर्स लगेगा। तो भाई जो फोर्स m1 पर लग रहा है F, ये क्या होना चाहिए, जो मास m1 है, जिस मास के ऊपर लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, F अपॉन m1 m2। तो ये हो जाएगा m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ये स्मॉल f फोर्स हमारा निकल कर आ गया। अब उसी तरीके से हम लोग M2 ब्लॉक के ऊपर फोर्स निकालते हैं। M2 ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स है, M2 ब्लॉक के ऊपर देखिए F फोर्स आगे की तरफ और स्मॉल f फोर्स पीछे की तरफ, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक माइनस साइन आएगा बीच में। लेकिन पॉजिटिव किसको लें, तो एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, कैपिटल F फोर्स भी आगे की तरफ है, इसलिए कैपिटल F फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और स्मॉल f फोर्स को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, जब फोर्स m2 के ऊपर लग रहा है ये नेट, तो हो जाएगा मास m2 इंटू a। ठीक है, तो यहां से हमारा जो कैपिटल F है वो क्या हो जाना चाहिए, m2 इंटू a प्लस स्मॉल f लिख सकते हैं। और स्मॉल f को आप जरा यहां पर पुट करके देखिए, f क्या आ जाएगा आपका, m1 m2 प्लस m1 इंटू a अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल F जो हमारा है उस स्मॉल f को हम इधर ले आए तो ये प्लस स्मॉल f हो जाएगा। ये आपका m2a है और ये आपका, अच्छा सॉरी, ये आपका हो गया m2a, a आप बाहर ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो ये आपका है m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये f के बराबर ही आ जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू लग रही है उसके बराबर आ जाएगा। खैर हमें एक तो एक्सेलरेशन निकालना था, तो ये एक्सेलरेशन हमारा पता चल गया, और एक स्मॉल f फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है ये निकालना था, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल को आप करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन है, हमारे पास ये फ्लोर है, सरफेस है जिसके ऊपर एक 3 kg का ब्लॉक है और इसके साथ अटैच्ड एक 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और हमने 10 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगा रखा है। एक तो कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता करो, कितना एक्सेलरेशन है। दूसरा कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स आप पता करो। एक बार आप ट्राई करें खुद से। कर लिया बच्चों? ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन जो है, फोर्स जो हमारा है वो होता है m1, अगर 2 ब्लॉक है तो m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, तो यहां से a हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू f अपॉन m1 प्लस m2 होगा बच्चों। तो f की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन और m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5, यानी यहां से एक्सेलरेशन हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता चल गया। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, पहले हम लोग 3 kg का बनाते हैं। 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, देखिए 3 kg, मैंने आपको कहा था कि हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स शो नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी काम का नहीं, इसलिए मैंने करना बंद कर दिया है। 3 kg, 2 kg के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, तो ये 2 kg आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके राह में ये खड़ा है, मना कर रहा है इसको मूव करने को। तो 2 kg क्या करेगा, 3 kg पर भी आगे की तरफ धक्का लगाएगा, तो आगे की तरफ सपोज करो कि स्मॉल f अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, तो ये जो स्मॉल f फोर्स है ये क्या हो जाएगा, मास 3 kg इंटू जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी स्मॉल f हमारा कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात?
चलिए ये स्मॉल एफ निकल कर आ गया, जो इन दोनों के बीच का फोर्स है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल, सॉरी फोर्स न्यूटन में, 6 न्यूटन निकल कर आ गया, 6 न्यूटन फोर्स। तो देखिए 10 न्यूटन फोर्स आप यहां लगा रहे थे, लेकिन यहां आते आते तक कम होते होते वो सिर्फ 6 न्यूटन फोर्स रह गया। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? आप लोग साथ साथ समझते चलेंगे और खुद बोलते चलेंगे कि इसका क्या क्या होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग जैसे पहले हमने कैसे शुरुआत किया, हमने एक सिंगल ब्लॉक से शुरुआत किया, फिर दो ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा। अब हम लोग हॉरिजॉन्टली फिर से, अब हम 3 ब्लॉक को एक साथ रखने जा रहे हैं। ये M1 है, इसके साथ अटैच्ड M2 है, और इसके साथ अटैच्ड M3 है। ठीक है? जरूरी नहीं कि सबसे आगे वाला ही फोर्स मास सबसे बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इधर से हम लोग F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। चलिए जरा देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात है, अगर ये तीनों ब्लॉक रेस्ट पर होंगे, ये कोई फोर्स नहीं, अगर ये F0 होगा तब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन जो कि हमने फोर्स लगा रखा है, ये A एक्सेलरेशन है, तो हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो होता है टोटल मास, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, है ना? तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है बात? ये एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ गया। अब हमेशा सबसे आखिरी ब्लॉक से स्टार्ट करें, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके सबसे आखिरी ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन लॉजिक यही है ना कि M3 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो M3 M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, और M2 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो M2 M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी M1 के ऊपर फोर्स सिर्फ M2 की वजह से लग रहा है। जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। सबसे पहले हम लोग सिर्फ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M1 जो ब्लॉक है आपका, इसके ऊपर M2 मास की वजह से सपोज करें कि स्मॉल F1 फोर्स लग रहा है, और ये आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो ये जो F1 है ये किसके बराबर होगा? M1 इंटू A। आप बोलेंगे सर यहां पर तो आपने M1 प्लस M2 प्लस M3 लिया, और यहां पर आपने सिर्फ M1 लिया है। हाँ, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इन तीनों मासेस को आगे मूव करेगा, इसलिए हमने इन तीनों मासेस का सम लिया है। लेकिन ये जो फोर्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ M1 मास को आगे मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए यहां से हमारा जो F1 है वो क्या निकल कर आएगा? M1, और A की जगह हम लिखेंगे M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग सेकेंड मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, और आप घर पे इस तरीके के क्वेश्चंस वैल्यूज को चेंज कर करके और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर M2 मास को हम देखें, ये M2 मास है, इसके ऊपर M3 की वजह से आगे की तरफ फोर्स लगेगा, सपोज करो F2। ठीक है, अच्छा M2 ने M1 पर आगे की तरफ F1 फोर्स लगाया है ना, तो M1 पलट कर पीछे की तरफ एक F1 फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स, हाँ लेकिन इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो F2 फोर्स पॉजिटिव लेंगे और F1 फोर्स यहां पर नेगेटिव लेंगे, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू, और ये जो नेट फोर्स है ये सिर्फ M2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसीलिए M2 इंटू A। ठीक है, यहां से आप F2 को लिख सकते हैं इक्वल्स टू M2 इंटू A प्लस स्मॉल F1 लिख सकते हैं, और फिर आप F2 निकाल लीजिए। F2 जो है वो है M2 इंटू A प्लस F1 की जगह लिख सकते हैं अच्छा ये सॉरी ये A, F नहीं है, ये आपका
m1 इंटू ए, ठीक, m1 इंटू एफ ये आएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू f1 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा m2a, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ओके, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज। m2 इंटू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस f1 की जगह लिखेंगे m1 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। यहां से देखिए f आपका कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। नोटिस कीजिए जब F1 फोर्स था पहले मास के ऊपर तो सिर्फ पहला मास आया, जब दूसरे मास के ऊपर फोर्स की बात आ रही है तब ये दो मासेस जो है इनका सम आ रहा है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा इसके बाद नोट करने के साथ साथ कि हमारे पास देखिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमारे पास एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक, और हम इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से या फिर 50 न्यूटन का फोर्स छोड़ दीजिए, हम यहां से एक F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से ये ब्लॉक हमारा आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, ठीक है। तो एक तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन A और इन ब्लॉक्स के बीच का जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। चलिए बच्चों ट्राई करिए फटाफट। कर लिया बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा नेट फोर्स है, जो हमारा नेट फोर्स होता है वो होता है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है, तीनों का ऐड करिए, 3 + 2 5 + 5 10, और एक्सेलरेशन हमारा कितना है 5, यानी कि यहां से टोटल फोर्स जो हमारा निकल कर आ रहा है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो 50 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। अब पहले हम लोग 5 kg का सबसे आखिरी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं 5 kg का, ठीक है। तो 5 kg का जो ब्लॉक है, 5 kg, इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, जो 2 kg है। जब फोर्स लग रहा है तो ये सारे एक दूसरे को आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो 2 kg जो 5 kg के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है उसे स्मॉल f1 कह देते हैं। सिर्फ वही फोर्स 5 kg के ऊपर लग रहा है जिस वजह से आगे मूव करेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, तो ये F1 हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो F1 न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जितना फोर्स इस 5 kg के ऊपर लग रहा है किसके बराबर होना चाहिए, जो इसका मास है मल्टीप्लाइड बाय जो एक्सेलरेशन है ना, यानी 25 मीटर, सॉरी फोर्स है 25 न्यूटन। ये फोर्स आपने 50 न्यूटन लगाया, देखिए यहां पहुंचते पहुंचते 25 न्यूटन हो गया, है ना। उसके बाद फिर हम लोग 2 kg के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। तो ये देखिए आपका 2 kg का ब्लॉक है, एक तो 3 kg इस पर आगे की तरफ सपोज करें कि F2 फोर्स लगा रहा है, और 5 kg के ऊपर 2 kg आगे की तरफ लगा रहा था ना फोर्स, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग 5 kg पलट कर इस पर पीछे की तरफ उतना ही फोर्स लगाया, कितना फोर्स F1। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहा है तो फोर्स F2 आगे की तरफ है, इसलिए F2 पॉजिटिव और F1 नेगेटिव। ये होना चाहिए इक्वल्स टू 2 kg के ऊपर है तो मास 2 लेंगे, एक्सेलरेशन 5 है तो इंटू 5 यानी कि 10 न्यूटन। तो F2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, और माइनस F1 को इधर ले आएंगे तो प्लस F1 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन प्लस F1 कितना है 25 न्यूटन।
है ना। तो यहां से आपका जो F2 है वो आ रहा है 35 न्यूटन के। क्लियर है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, ये तो आपने कर लिया। अब इसमें आपको ना मासेस को चेंज कर देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आप मास को चेंज, इसको आप कर लीजिएगा 7 kg, इसको आप कर लीजिएगा 4 kg, इसको आप कर लीजिएगा 3 kg, या जो भी आपकी मर्जी है। और कभी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू पुट करिएगा और फिर फोर्स, सारे फोर्सेस निकाल लीजिए, या फिर इस फोर्स की वैल्यू पुट करके इनके बीच के फोर्स और एक्सेलरेशन को निकाल लीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन में, अभी तक हमने 4 तरीके के क्वेश्चन किए हैं टाइप 1 में, हर एक तरीके में आप लोग इस तरीके से वेरिएशन करके 2-3 सवाल करते चलेंगे, तब आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन है कि जो ब्लॉक है, अभी टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि ब्लॉक एक दूसरे से अटैच थे लेकिन चिपके हुए थे एक दूसरे से। अब हम लोग ब्लॉक को दूर दूर रखेंगे, इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम लोग ब्लॉक को दूर दूर रखेंगे और इन ब्लॉक्स को ना स्ट्रिंग से, धागे से, रस्सी से हम लोग अटैच कर देंगे, ठीक है। और फिर किसी एक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो किसी एक के ऊपर फोर्स लगाकर वो आगे बढ़ेगा तो जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है दूसरा वो भी आगे बढ़ेगा। दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो फोर्स लगाकर उसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है ना। तो और ये स्ट्रिंग किस तरीके से अटैच हमने रखा है ब्लॉक को? हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल में। टाइप 3 में हम लोग वर्टिकली भी पढ़ेंगे। तो ये जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये हम लोग, चलिए इसमें हम लोग पहला टाइप 2 में पहले तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमारे पास एक m1 मास है और एक m2 मास है, ठीक है बच्चों। और ये दोनों मासेस एक दूसरे के साथ एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है। किस तरीके के स्ट्रिंग से? मासलेस स्ट्रिंग। याद करिए मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मासलेस स्ट्रिंग का मतलब क्या है। मासलेस स्ट्रिंग अगर है इसका मतलब कि इसका मास नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मास इनके कंपैरिजन में इतना कम है कि हम लगभग उसके मास को 0 कंसीडर करते हैं। तो अगर मासलेस स्ट्रिंग होगा तब क्या होगा? हर एक पॉइंट पर टेंशन जो है वो सेम होना चाहिए। इस एंड पर जो टेंशन होगा, बीच में जो टेंशन होगा और दूसरे एंड पर टेंशन, हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी। कब तक? अगर इस स्ट्रिंग के बीच में कहीं कोई और फोर्स ना लगे। अब पकड़कर अगर आप बीच में फोर्स लगा दो तब टेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सपोज करिए कि ये m1 m2 हमारे पास ये सिस्टम है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है और इस m1 पर हम f1 अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, f अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, जिस वजह से ये पूरा सिस्टम आपका a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन a आपको फाइंड करना है। जब f फोर्स आप आगे की तरफ लगाएंगे तो आपने किसके ऊपर लगाया है? m1 ब्लॉक के ऊपर लगाया है। अब सपोज करें कि अगर ये स्ट्रिंग आपका बीच में अटैच नहीं होता तब तो इस m1 ब्लॉक को पीछे की तरफ खींचने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसी फोर्स के साथ ये आगे बढ़ जाता है ना। यानी कि अगर स्ट्रिंग अटैच नहीं होता तब तो जो हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था पहला केस वही होता हमारा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने स्ट्रिंग अटैच कर दिया है। तो स्ट्रिंग अटैच करने की वजह से जब आप m1 ब्लॉक को F फोर्स लगाकर आगे की तरफ खींचोगे तब ये स्ट्रिंग जो है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स भी आगे बढ़ेंगे। पहला पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, चलो भाई तुम भी चलो, ठीक है। फिर उसका अगला जो पार्टिकल है उसके ऊपर भी फोर्स लगा आगे बढ़ने के लिए। तो स्ट्रिंग जो है उसमें एक तनाव हो रहा है और तनाव, इसी तनाव को हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। तो अगर फोर्स आप इस पर आगे की तरफ लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा? इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो ये एक टेंशन फोर्स लगाएगा T पीछे की तरफ, है ना। लेकिन अगर ये A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि ये आगे की तरफ निकल जाएगा। और चूंकि ये स्ट्रिंग आपका इनएक्सटेंसिबल भी है, यानी ये खिंच नहीं सकता है, तो हर एक पार्टिकल के बीच की दूरी जो है, अगर इनएक्सटेंसिबल है, हमने डिस्कस किया था, हर एक पार्टिकल के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है और इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है, दोनों के बीच की दूरी फोर्स लगने के पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही होनी चाहिए।
है ना। तो इसीलिए जब ये आपका आगे बढ़ेगा तो ये भी उसी एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल को देखिए सेम एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ेगा ताकि इनके बीच की दूरी चेंज ना हो। तो जब ये जो पार्टिकल है जब ये भी ए एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है और ये किससे अटैच है, ब्लॉक से, तो ये ब्लॉक भी आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, अगर यहां पर स्ट्रिंग अटैच नहीं होता तब क्या ये ब्लॉक बढ़ता? नहीं बढ़ता ना। यानी स्ट्रिंग के अटैचमेंट की वजह से ब्लॉक बढ़ रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा होगा आगे बढ़ने के लिए? ये स्ट्रिंग खुद। तो स्ट्रिंग जो है ये आगे की तरफ, अब चूंकि सेम स्ट्रिंग है इसलिए टी टेंशन आगे की तरफ लगाएगा। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं आप? ठीक है बच्चों। तो भाई जो टोटल फोर्स हमारा है वो होता है इक्वल्स टू टोटल मास यानी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन a। यहां से जो एक्सेलरेशन है वो आपका आ जाएगा इक्वल्स टू f अपॉन m1 प्लस m2। होगा इतना एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा हम लोग इन दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 एंड m2 दोनों का बना के देखते हैं। ठीक है, तो m1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है, ये m1 है, इसके ऊपर आगे की तरफ F फोर्स लग रहा है और पीछे की तरफ स्ट्रिंग की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स T, है ना। और ये सिस्टम पूरा आगे A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और F फोर्स आगे की तरफ है इसलिए F फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, T टेंशन पीछे की तरफ है इसलिए T को नेगेटिव लेंगे। ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं F माइनस टी, या आप ऐसा करें टेंशन को इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, फोर्स को इधर रखा है पॉजिटिव है और एमए को इधर भेज दिए तो माइनस एमए हो जाएगा। टी को लिख सकते हैं ना F माइनस एमए। तो यहां से आपका आ जाएगा T इज इक्वल्स टू F की जगह तो F ही लिखेंगे माइनस M। अच्छा, M यहां पर कौन सा है? ये M1 मास के ऊपर है इसलिए हम लोग M1 लिखेंगे। तो M1 और A की जगह लिखेंगे F अपॉन M1 प्लस M2। अगर हम लोग एलसीएम ले ले बच्चों M1 प्लस M2, तो इस M1 प्लस M2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, F तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों में F है, तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 और ये माइनस M1 पहले से है तो ये M1 कट जाएगा। टेंशन फोर्स जो आपका है वो निकल कर आ रहा है M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू F। क्लियर है? यानी टेंशन फोर्स जो है वो M2 मास पीछे वाले मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस पूरे सिस्टम के सम के बराबर। ठीक है, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं ऑब्वियस है उसके ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, M2 मास का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कुछ करना नहीं है इससे, लेकिन फिर भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि आपको टेंशन चाहिए था, टेंशन निकल गया, मतलब टेंशन मतलब वो रियल लाइफ टेंशन नहीं, टेंशन फोर्स, और एक्सेलरेशन चाहिए था वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और ये M2 मास जो है इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये T फोर्स है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, देखिए M1 प्लस M2 आपका ज्यादा होगा ना, M1 प्लस M2 से ज्यादा होगा। तो देखिए अगर F को हटा दें तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये पूरा नंबर 1 से छोटा हो जाएगा और 1 से छोटे नंबर को F से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये पूरा नंबर खुद F से छोटा हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स है वो जो आप फोर्स लगा रहे हैं उससे कम होगा, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स आगे बढ़ते बढ़ते कम होता है हमारा। ठीक है, ये आपका, आप इसको लिख सकते हैं टेंशन जो है वो M2 इंटू A के बराबर भी है, और यहां से अगर आप A की वैल्यू पुट करें तो टेंशन आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा M2, और A की जगह हम लिख सकते हैं F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, चलिए एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। आप खुद ही से ट्राई करेंगे इस सवाल को। पहले ये हमारे पास
सपोज करें कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मतलब ब्लॉक है, और ये 3 kg का ब्लॉक, दोनों स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, और आपने इस पर लेट अस से कि 32 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, जिस वजह से पूरा सिस्टम आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से बढ़ता है। आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन इन स्ट्रिंग टी। चलिए बच्चों ट्राई करें। कर लिया बच्चों? चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पर आप देखिए तो एक्सेलरेशन जो हमारा है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, है ना। फोर्स आपने लगा रखा है 32 न्यूटन का, टोटल मास है 5 प्लस 3 8 kg, यानी एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस स्ट्रिंग पर पीछे की तरफ टेंशन लगेगा T, और यहां पर आगे की तरफ टेंशन लगेगा T। तो पहले 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5। आप दोनों में से किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 3 kg का निकाल लेते हैं, 3 kg से कर लेते हैं। तो 3 kg के ब्लॉक को अगर आप देखेंगे तो ये 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर सिर्फ एक टेंशन फोर्स T आगे की तरफ लग रहा है, तो और ये पूरा ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए T क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना एक्सेलरेशन है 4, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी टेंशन है 12 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है। आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे, 32 न्यूटन आगे, T टेंशन पीछे, तो 32 माइनस T ये आपका हो जाता है इक्वल्स टू 5 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो 32 माइनस T इज इक्वल्स टू 20, T को इधर भेज दिए प्लस हो जाता, और 20 को इधर भेज दिए माइनस हो जाता, T आपका 12 न्यूटन निकल कर। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको आप कर लें नोट बच्चों। फिर हम लोग अब यहां पर 3 सिस्टम करेंगे, 3 ब्लॉक्स। ठीक है। अब इसमें दूसरे तरीके का हम लोग देखते हैं। अगर 3 ब्लॉक्स अटैच्ड हैं इस सरफेस पे, अगर कितने ब्लॉक्स अटैच्ड हैं 3 ब्लॉक्स, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, और ये आपका M3 है, और इस पर आप आगे की तरफ F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो जो टोटल फोर्स आप लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, सारे मासेस यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन A। यहां से एक्सेलरेशन A क्या हो जाएगा, फोर्स F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा ये एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जरा देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, यहां पर समझिए, यहां पर 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा, है ना। तो इसको जब आप आगे की तरफ F फोर्स से बढ़ाएंगे, पुश करेंगे, तो पीछे की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगा T। अब ये जब M1 बढ़ेगा तो M2 भी बढ़ेगा, तो ये T टेंशन की वजह से इसको T1 कह दे रहे हैं। ठीक है। जब M2 बढ़ेगा तब ये स्ट्रिंग पीछे की तरफ T2 टेंशन लगाएगा, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी साथ में बढ़ेगा, तो T2 टेंशन की वजह से बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें M1 का, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें बच्चों M1 का, तो ये हमारे पास M1 ब्लॉक है, इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स है F, और पीछे की तरफ टेंशन है T1, और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A लिखेंगे। तो यहां से आप T1 लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू F माइनस M1 A लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू F माइनस M1, और A की जगह लिख सकते हैं F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3।
लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और उसके बाद फिर अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये आपका आ जाएगा नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, f आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में, और ये एलसीएम ऊपर जाएगा, हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1 कट गया, t1 हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू m2 प्लस m3, यानी बाकी दो ब्लॉक का सम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स F। क्लियर है बात? ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया m1 मास का। उसी तरीके से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m2 मास का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। ये m2 ब्लॉक है, इस पर देखिए आगे की तरफ टेंशन है T1, पीछे की तरफ टेंशन है T2, तो क्या लिखेंगे हम लोग? T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू ए। ठीक है, तो यहां से T2 हमारा कितना आ जाएगा? T2 हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू T1 माइनस M2 इंटू ए। होगा बच्चों? तो यहां से T2 क्या लिख सकते हैं? T2 इज इक्वल्स टू T1 की जगह लिख देंगे M2 प्लस M3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू f माइनस m2 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से T2 क्या आ जाएगा? नीचे एलसीएम लेंगे, हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और ऊपर देखिए m2 और m2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा m3 इंटू f। ठीक है, तो सेकेंड ब्लॉक पर जो टेंशन है, जो T2 लग रहा है, वो सिर्फ M3 के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और एक सवाल इस पर कर लीजिए। हर एक टाइप के मैं आपको एक एक सवाल करा दे रहा हूं ताकि आप खुद से वैल्यूज चेंज करके और दो दो चार चार सवाल प्रैक्टिस कर सकें। ये इस टाइप का आखिरी कॉन्सेप्ट था। 5 kg अटैच्ड है 3 kg से, और बच्चों ये अटैच्ड है 2 kg से। आपने F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है, जिस वजह से ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक तो फोर्स निकाल लो और एक टेंशन निकाल लो। आप लोग जानते हैं ये टेंशन T1 होगा और ये टेंशन आपका T2 होगा। चलिए बच्चों ट्राई करिए। कर लिया वीडियो को पॉज करके? ठीक है, तो पहले तो आपको फोर्स निकालना था F होता है इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। बताइए m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है? 5, 3 और 2 यानी कि 10 इंटू ए हमारा है 2, यानी नेट फोर्स जो हमारा है वो कितना आ रहा है? 20 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 3 में से किसी 2 का ही बनाना है, एक कम का बनाना होता है। अगर 2 रहेगा तो एक ही का बनाना है, अगर 3 रहेगा तो 2 का बनाना है, 4 रहेगा तो 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? ये 5 kg है हमारा, इस पर आगे की तरफ F फोर्स है, पीछे की तरफ T1 टेंशन है। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? F माइनस T1 इज इक्वल्स टू 5 यानी m1 इंटू 2 10। यहां से T1 कितना हो जाएगा? F माइनस 10। F की वैल्यू खुद कितनी है? 20, तो 20 माइनस 10 यानी कि T1 हमारा निकल कर आ रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, अब उसी तरीके से 3 kg का जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। आप चाहें तो आप 2 kg ब्लॉक का भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 2 kg का बना लेते हैं, ये और आसान रहेगा। 2 kg ब्लॉक, ये देखिए 2 kg का है, इसके ऊपर आगे की तरफ कितना? T2 टेंशन है, तो T2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये जो M3 है यानी कि 2 kg इंटू जो एक्सेलरेशन है 2 kg,
4 न्यूटन। क्लियर है? अगर इसके थ्रू भी बनाते तो आपका आता आगे की तरफ है T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3 kg है तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो T2 आपका T1 आपका निकल कर आया है 10 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 6। यहां से T2 सॉल्व करेंगे 4 न्यूटन आ जाएगा। तो चलिए ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें बच्चों।